ओके चलिए आज शो की शुरुआत मैं वॉल से कर रहा हूँ। वॉल से क्योंकि मैं वॉल पे एक ग्राफिक दिखाना चाहता हूँ और ये ग्राफिक है निफ्टी का ग्राफिक, एक निफ्टी का चार्ट आपकी स्क्रीन पर आएगा। एक बार जरा निफ्टी का चार्ट रख दीजिए स्क्रीन पर। अब देखिए क्या है, इसको मैं थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ क्योंकि हम एक ऑलमोस्ट मेक और ब्रेक जोन में हैं। ये हमने काफ़ी लाइनें बनाई हैं, ये और एक ये मेजेंटा लाइन है। ये मेजेंटा लाइन है, ये मार्केट की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो होती है 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज। मैं 200 डे पे सिंपल मूविंग एवरेज को सबसे ज़्यादा तवज्जो देता हूं। कल भी हमने 18600 की बात की थी। ये देखिए ये लाइन जो है सीधा 18600 पे कन्वर्ज हो रही है। अब इस चार्ट की आप सिग्निफिकेंस समझिए, क्यों ये चार्ट सिग्निफिकेंट है। और ये चार्ट करीब करीब 1 साल का हमने चार्ट लिया है। ये देखिए यहां से एक मार्केट में रैली शुरू हुई थी। ये आशीष यहां पर जब एफआईएस की शॉर्ट पोजीशनिंग 90% हो गई थी, उसके बाद एक रैली शुरू हुई। एक रैली शुरू हुई, बड़ी रैली हुई, फिर 200 डे मूविंग एवरेज पे उसने टेस्ट किया, 200 डे मूविंग एवरेज को प्रोटेक्ट किया और वहां से एक वन वे रैली हमने देखी। उसके बाद ये वो वाली रैली थी जिसमें एकदम मार्केट को लगा था कि आप सीधा 20,000 आने वाले हैं। उसके बाद मार्केट ने 20,000 को हिट नहीं किया, नीचे आए हम, फिर वापस 20,000 पे गए और यहाँ पे एक डबल टॉप का मार्केट ने एक रिस्क बनाया कि डबल टॉप तो नहीं बन गया मार्केट में, और वो कुछ हद तक सही भी हुआ क्योंकि उसके बाद से मार्केट ने गिरना शुरू किया है। अभी देखिए ये पहला सपोर्ट था, पहला गैप हम पहले कहते हैं 19,200 पे सपोर्ट है, नहीं आया। फिर दूसरा ये वाला लेवल था 19,000, यहां पर भी सपोर्ट नहीं आया और फिर फाइनली जाकर हम इस लेवल पर आ गए 18,857 पर कल हम बंद हुए हैं। अब ये 18,600 के सिग्निफिकेंस समझिए आप। एक तो ये 200 डे मूविंग एवरेज है, प्लस ये अगर आप इस लाइन को अगर आप यहां से एक्सटेंड कर देंगे तो ये भी 18,600 पे आएगी। अगर ये ब्रेक हुई तो उसके बाद फिर सीधा जो नेक्स्ट लेवल है वो बहुत नीचे है, वो स्केरी है, इसके लिए हम उसको अभी डिस्कस नहीं करना चाहते हैं। लेकिन ये जो इस समय निफ्टी का चार्ट है, ये एकदम बहुत ही क्रूशियल लेवल पर हम खड़े हैं, मेक और ब्रेक लेवल पे। नॉर्मली 200 डे मूविंग एवरेज पर एक बार मार्केट सपोर्ट लेता है। अच्छा, इसमें इशू क्या है, ये जो पिछले 4-5 बार है इतनी खराब बनी है कि एकदम से मार्केट वी शेप रिकवरी नहीं दिखा सकता। हो सकता है कि ये लाइन थोड़ी सी पिकअप हो जाए और मार्केट थोड़े टाइम के लिए टाइम कंसोलिडेशन कर ले, ये भी पॉसिबल है। तो ये हमने सोचा था कि एक चार्ट के साथ शुरुआत करेंगे। और एक और चीज, अब एक आप लेकर आइए एफआईआई लॉन्ग्स और निफ्टी पोजीशन, जो निफ्टी के मूव्स रहे हैं पिछली 4 बार जब एफआईआई इतने शॉर्ट हुए हैं सीरीज की शुरुआत में। जून 2022 में एफआईआई की लॉन्ग पोजीशन रह गई थी 15%, वहां से निफ्टी दौड़ा था 1150 पॉइंट। सितंबर 2022 में एफआईआई की लॉन्ग पोजीशन रह गई थी 13%, वहां से मार्केट दौड़ा था, निफ्टी दौड़ा था करीब करीब 1000 पॉइंट। और जो लेटेस्ट हमको एग्जांपल याद है वो था मार्च 2023 का, जब एफआईआई की लॉन्ग पोजीशन रह गई थी सिर्फ 9% और वहां से निफ्टी दौड़ा था करीब करीब 850 पॉइंट। नवंबर 2023 में एफआईआई की लॉन्ग पोजीशन है 11%। ये क्वेश्चन मार्क इसलिए क्योंकि हमें पता नहीं है कि क्या होने वाला है। लेकिन अगर आप हिस्ट्री में जाएं और अगर आप एक टेक्सचर में जाएं तो ये प्लस 1000 पॉइंट की रैली आ सकती है, अगर हो सकता है। मतलब हाँ, इसमें समीकरण गजा में क्या होने वाला है, ईरान में क्या होने वाला है, यूएस बॉन्ड यील्ड में क्या होने वाला है, अभी फेड की जो मीटिंग आई उसमें क्या आने वाला है, ये सब तो होते रहेंगे। लेकिन वो तो पिछली बार भी ये सब कुछ रहे होंगे कारण, उसके बाद भी मार्केट चला था। तो मुझे फीलिंग आ रही है कि ये मतलब टाइम है यहाँ पर थोड़ा इन्वेस्ट करने का। अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिल रहा है भाई। फाइनली हफ्ते के जाते जाते समाप्ति अब होने वाली है, आखिरी सेशन है, कुछ रिस्पाइट शायद स्क्रीन पे प्ले आउट हो। वो निफ्टी की चार्ट दिखाई थी, फिर से दिखाइएगा जरा, जिसमें तमाम लकीरें थी। उसमें जो आपकी मेजेंटा वाली लाइन थी 200 डे मूविंग एवरेज, अगर इसके नीचे चले भी गए तो ज्यादा टिकते नहीं है, ऐसा है क्या? वो जब गिरे थे तो ठीक है, थोड़े दिन रुक के ऊपर आ गए, थोड़े दिन रुक के हाँ ज्यादा। देखिए इंसान हो या निफ्टी, अल्टीमेटली तो ऊपर ही जाना है। तो ये मतलब हमने जाना तो ऊपर ही है मार्केट में, ठीक है। थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा बस। हम जो है ना इस समय मार्केट में उस फेज में है, इंडियन मार्केट में, जिस फेज में यूएस था 1950s में। और वहां से जब डेवलपिंग से आप डेवलप कंट्री की एक उसमें जाते हैं ना, तो उसमें सबसे ज्यादा मार्केट आपको रिवॉर्ड करता है। 20 साल के अंदर निफ्टी आपका 4 लाख होगा, ये मेरे ख्याल से मोरलेस एक आप मान के चलिए कंपाउंडेड के हिसाब से वो होना है। उसका भी रीजन बताता हूँ मैं। जो लोग बोल रहे थे क्यों इंडिया में इस समय जीडीपी ग्रोथ क्या है, आप सपोज करिए 7% की आपकी जीडीपी ग्रोथ होगी। इन्फ्लेशन कितनी है आपकी? 5 से 6% इन्फ्लेशन है। तो नॉमिनल अर्निंग्स ग्रोथ जो होती है वो उसमें आप उनको दोनों को जोड़ दीजिए, तो 7 और 6 के करीब हो गया 13%। तो 13% आपकी सिंपल अगर अर्निंग्स ग्रोथ होगी तो उसमें मार्केट आपको, और उसमें कंपनियां थोड़ी बहुत ऑब्वियसली ज़्यादा अर्निंग्स ग्रोथ कर देती हैं, उसमें मार्केट जो है क्योंकि थोड़ी सी री रेटिंग भी होती है तो
15 से 16% के बीच कंपाउंड करता है। तो अगर आपका एक बेसिक प्रीमाइस ये है कि अगले 10 से 15 साल के बीच में आपका नॉमिनल जो ग्रोथ है वो 12% के करीब रहने वाला है, जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन पुट टुगेदर, तो मार्केट उसी हिसाब से आपको 15 से 16% कंपाउंडिंग देने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं। हाँ, अनलेस आप ये मान लें कि नहीं हम इस अजम्पशन को ही फर्जी मान रहे हैं, वो मुझे लगता नहीं है। मुझे लग रहा है इनफैक्ट इंडिया में ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा हैं और ज़्यादा ग्रोथ के, कम नहीं है। इसके लिए एक लॉन्ग टर्म ये व्यू है। बिल्कुल जैसा आपने कहा 200 मूविंग एवरेज तोड़ भी दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है इन्वेस्टर्स के लिए, लेकिन ट्रेडर्स को स्क्रीन को रिस्पेक्ट करना है। ट्रेडर्स को ये नहीं है कि मुझे पैसा सिर्फ लॉन्ग साइड में बनाना है, ट्रेडिंग में शॉर्ट साइड में भी पैसा बनाना आना चाहिए आपको। बिल्कुल ठीक, पर इंसान बड़ा मीन होता है, खुद ऊपर नहीं जाना चाहता, निफ्टी को ऊपर जाना चाहता है। ठीक है, आज के भाई संकेत पे आ रहा हूं। गिफ्ट निफ्टी 17-18 पॉइंट ऊपर खुलने के इंडिकेशंस देता हुआ, अच्छा पूरा एशिया प्लीज रख दीजिए आप फ्रंट स्क्रीन पर। हमारे भाई बंधु एशियाई पियर्स जो हैं बढ़िया ही कर रहे हैं, सब मजबूती के साथ। या तो फ्लैट थे, अब वो धीरे धीरे करके सब बढ़िया ग्रीन में, गाढ़े ग्रीन में ट्रेड कर रहे हैं। 3/4 से 1.5-2% का उछाल आपको आपकी स्क्रीन पे सारे पियर्स में नजर आ रहा है, एशियन पियर्स में। यह है इस समय का बाजार का हाल। फ्लैट से अच्छी मजबूती एशिया में। फ्लिप करेंगे, कल यूएस में पेनफुल सेशन था, फिर दबाव था, फिर दिन के लोस के आसपास कामकाज हो रहा था, 3/4 से 1.25% का दबाव था। पर ठीक है, वो वहां पे प्रेशर आया। उसके बाद आज सुबह के फ्यूचर्स अब संभल रहे हैं, 1/3 से 3/4%, बल्कि 3/4 से ज्यादा। नैस्डैक तो ऑलमोस्ट 0.9% के आसपास का जंप हो गया है। तो अब स्थिति एक्चुअली सुधर रही है, और इसीलिए जैसे स्थिति सुधर रही है यूएस फ्यूचर्स की, एशिया बेहतर कर रहा है। लेकिन कल कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, Q3 का जीडीपी आना था, ये सब अपडेट्स आने थे। जान लेते हैं क्या क्या हुआ, कैसे समीकरण बैठ रहे हैं, ग्लोब से कोई रिस्पाइट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्या चल रहा है इधर? बहुत अच्छी इकोनॉमी चल रही है यूएस की, ताबड़तोड़ चले जा रही है। ताबड़तोड़, मतलब क्या जबरदस्त ग्रोथ दिखाई इन्होंने। जो उम्मीद थी उससे बेटर, जो अपडेटेड वर्जन आ रहे थे उनके, उसमें दिखाई है। तो ये कह सकते हैं कि यूएस इकॉनमी रोबस्ट है। अब ये हम लोगों को तो अच्छी लग रही है, किसी के लिए हो सकता है चिंता की बात हो। एक्चुअली यूएस मार्केट में देखिए तो कल भी वैसा ही बिकवाली का माहौल था, आईटी में खास तौर पे, क्योंकि पहली बार लोगों सारी आईटी कंपनी ने गाइडेंस कट करना शुरू किया है। अब क्वार्टर साल दर साल सब कट कर रहे हैं, तो उसका असर देखने को मिला है। अब देखिए, उसमें हमने कल बता दें कि कई सारे फैक्टर्स इस समय ग्लोबल मार्केट को ड्राइव कर रहे हैं, इंडिया सहित सबको मिला के। एक ये गजा में जो चल रहा है उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या हो सकता है अचानक से आपको देखिए कि सीज फायर हो गया, बंधक छोड़ दिए, तो एक शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट को ऊपर ले जा सकता है। वो एक ओपन पोजीशन है। दूसरा, यूएस में जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं उससे मुझे पक्का पता है कि पावेल साहब की नींद हराम हो जाएगी। जिस तरह के जीडीपी नंबर आया है उसको रोकना बड़ा मुश्किल है कि इन्फ्लेशन रुकेगा। कट तो भूल जाइए, आपकी इन्फ्लेशन टारगेट कटिंग का होगी, बढ़ सकता है ब्याज दर, नीचे नहीं आ सकती। तीसरा फैक्टर जो भारत के लिए बहुत ज़रूरी है वो इलेक्शन है। कल भी हम लोगों ने यूट्यूब में आपसे मैं कहा था ये 3 फैक्टर ध्यान रखिएगा, और ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से लेके मई तक ओपन पोजीशन चलेगी आपकी। इसमें से कोई फैक्टर हो सकता है कि शॉर्ट टर्म के लिए प्ले करता हुआ आपको दिखे। तो चूंकि बहुत गिर चुका है तो हो सकता है कि एक रिकवरी आपको देखने को मिले, लेकिन नेट कोई संकेत अभी भी ग्लोबल मार्केट का ऐसा नहीं जो मार्केट को सपोर्ट करे, क्योंकि अब कंपनियों ने रियलिस्टिक वे में गाइडेंस कट करने शुरू किए यूएस की। अभी तक इंडिया वाली कर, अब यूएस वाली कर रही है, तो उसका इम्पैक्ट सीधे आपके ऊपर आके पड़ेगा। जो मैंने कल भी एक चीज़ कहा था कि हेज फंड की जो पैसे की जो मार्जिन है वो इतनी बढ़ गई 60-70% कि उनको पोजीशन डाइल्यूट करनी ही पड़ेगी। आप कोई भी थ्योरी लगा लीजिए, बच नहीं सकते हैं। तो ये सारे संकेत शॉर्ट टर्म के लिए एक रिलीफ हो सकती है, कभी बहुत टेक्निकली आ गया, लेकिन फंडामेंटली मार्केट अभी भी बहुत ख़राब है यूएस का, और उसका असर अगर यहाँ पड़ेगा तो डेफिनेटली पड़ना भी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ नीरज जी ने सब बातें की, मैं एक चीज़ जोड़ देता हूँ ग्लोबल क्यूज़ में। आज सुबह सुबह एक क्रिस वुड की एक रिपोर्ट आई है, उसमें पढ़ रहा था, और उसमें जो निकल कर आ रहा था वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि क्रिस वुड एक ग्रीड एंड फियर कॉलम लिखते हैं। उसके हिसाब से वो कह रहे हैं कि उनको एक कुछ अहम संकेत मिल रहे हैं कि अभी के लिए मार्केट जो है मिडिल ईस्ट की जो भी घटनाएं हैं उसको इग्नोर कर रहा है। उनके हिसाब से जो यूएस में डिक्लाइन आई है वो तो खैर पूरी बॉन्ड यील्ड्स की वजह से आई है, लेकिन यहाँ से अगर हमला और बढ़ेगा तो इंटरेस्टिंग होगा मामला। क्योंकि अगर ऐसा हुआ कि अगर डायरेक्ट अटैक हो गया मान लीजिए आगे जाकर, तो हालात बिगड़ेंगे, प्लस क्रूड पर इम्पैक्ट आएगा, और प्लस उसकी वजह से एक ओवरऑल जो है फियर बढ़ेगा, ये उनका मानना है। और ये चीज़ हम भी डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट को ना एक रिस्क ये लग रहा है कि ये जो तनाव है ये सिर्फ
गाजा और इजराइल तक नहीं सीमित रहने वाला। आई थिंक आज सुबह भी कुछ न्यूज आई है वो ईरान को लेकर, फॉर एग्जांपल यूएस ने सीरिया में मिलिट्री स्ट्राइक्स कंडक्ट कर एग्जैक्टली। तो ये कल जो है आप कंटिन्यू में बताते हाँ, ये मामला जो है ना, ये रिस्क यहाँ पे आ रहा है कि ये फुल ब्लोन वॉर, जैसे इराक वॉर हुई थी उस तरीके की एक वॉर ना हो और इसमें एपी सेंटर कहीं ईरान ना हो। ये इस चीज का मार्केट को एक रिस्क लग रहा है बेसिकली। कल हमने अड्डा इसी पे किया था, तो एक एक्स डिप्लोमेट है जो यूएस में रहते हैं, उन्होंने बताया कि अफगानिस्तान वाया हेरात ईरान में इसका कल्मिनेशन होना है, ये उनका एनालिसिस था। अब चूंकि ये लोग बहुत कनेक्टेड होते हैं, बहुत जगह बैठते उठते रहते हैं, तो ये बात जो है कि सही, ये युद्ध सिर्फ आप हमास और इजराइल का युद्ध नहीं है, ये दो ताकतों का इजराइल हारने का मतलब है यूएस हार गया। यूएस हार नहीं सकता है, उसके भी एग्जिस्टेंस का सवाल है, उसको ये जीतना है। अब उस जीतने में जो भी करना पड़ेगा, ईरान ने पट रहा है तो निपट जाए। तो वो सीरिया में जो अटैक किए हैं वो ईरानियन वो इंफ्रास्ट्रक्चर जहां से यूएस डिफेंस फोर्सेस को अटैक किया गया था सो कॉल्ड, वहां पे वो कह रहे हैं उन्होंने अटैक किया है। इराक में अटैक किए हैं, इराक में मैसिव स्ट्राइक की है यूएस ट्रूप्स ने, तो बड़ा तनाव तो खैर बहुत ज्यादा है। ईरान आज से मिलिट्री एक्सरसाइज की शुरुआत कर रहा है वो भी अपने मसल फ्लेक्स करने की कोशिश कर रहा है। खैर ये है ग्लोबल, इस पर तो नजर रखेंगे, इस पर बात करने का फायदा नहीं, जो होगा वो होता रहेगा, बताते रहेंगे आपको अपडेट्स, लेकिन वॉच आउट करना है। ग्लोबल समीकरण जो है वो थोड़े इश्यूज हैं अभी, अब तक हमने मीनिंगफुली रिएक्ट नहीं करा उस पर, हमने सिर्फ रिएक्ट करा यूएस की बॉन्ड यील्ड्स पे। उसने मूड बिगाड़ा अमेरिका का और उससे मूड बिगड़ा था हम एशियाई भाइयों का। ये हो गया ग्लोब का हाल। अब आइए जरा हमारे अपने खुद के सेटअप पे। भाई साहब देखते देखते कल छठा सेशन जब दबाव था, और कल ब्रॉडर मार्केट से रिकवर कर गए, इवन निफ्टी बैंक कुछ हद तक रिकवरी दिखाने की कोशिश कर रहा, लेकिन निफ्टी में रिकवरी नदारत थी। खैर ऐसे में सेटअप समीकरण बैठ कैसे रहे ये जान लिया जाए। कैसा लग रहा है सेटअप? देखिए सेटअप में आज मैं थोड़ा सा डिविएशन कर रहा हूं क्योंकि कल के एफआईडीआई के नंबर्स देखने का मतलब नहीं है, एक्सपायरी थी तो काफी वो आर्बिट्राज पोजीशंस अनवाइंड होती हैं, वो सब मैं देखूं, इसका कोई मतलब नहीं है। तो मैंने क्या किया है, मैं सीरीज की स्टार्ट में जो आपको क्यूज मिल रहे हैं उस पर जा रहा हूं मैं। ये देखिए एफआई का नंबर 7,700 करोड़ की सेलिंग, सामने खैर डीआईएस बाय कर रहे हैं क्योंकि डीआईएस का पैसा है, हर महीने 16,000 करोड़ तो एसआईपी से आ रहा है, तो ऑब्वियसली पैसा है उसको पूरा का पूरा मैच करने के लिए। अक्टूबर सीरीज के मूव्स क्या रहे निफ्टी के पिछले कुछ सीरीज के, अक्टूबर में हम माइनस हो गए 666, सितंबर में थोड़े से प्लस थे, अगस्त में 406। तो जो पिछले 4 सीरीज पॉजिटिव आई थी उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट कम होने लगा। उससे पहले जो हमने 4 लगातार बैक टू बैक पॉजिटिव देखी थी, जुलाई और जून में खास तौर से जो 700 पॉइंट की रैली हुई थी। लास्ट की 3 सीरीज, नवंबर की सीरीज कैसी रही अब एक बार वो ले आइए। लास्ट वैसे 2018 के बाद पहली बार हम अक्टूबर में नेगेटिव रहे, तो इसके लिए नवंबर में भी, और जो आप बात सुबह भी कह रहे थे कि ये तो हमने अक्टूबर में भी कहा था कि पॉजिटिव होंगे, हम नहीं हुए ना, लेकिन नवंबर में 2-3 बार नवंबर काफ़ी अच्छे रहे, खासतौर से 2020 में हम 11% भागे थे, वो क्योंकि वो कोविड के तुरंत बाद की रैली थी इसके लिए, और 2021 में थोड़ा नेगेटिव था, लेकिन 2022 में बड़ा पॉजिटिव था 4%। देखते हैं किस तरीके के रहते हैं। काफ़ी शॉर्ट रोल ओवर हुआ है मार्केट में शॉर्ट पोजीशन काफ़ी हैवी है। इनफैक्ट निफ्टी का रोल ओवर हुआ है 83%, जबकि एवरेज रहता है करीब करीब 79%। और अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखें सीरीज के शुरू में, तो हम ऑलमोस्ट काफ़ी हाईएस्ट लेवल पर स्टार्ट कर रहे हैं। 1.1 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट है इस समय, पिछले 2 सीरीज में ये कम था, और उससे पहले अगस्त में 1.17 करोड़ था, और उसके बाद आते हैं हम वापस उस नंबर पर। एफआईआई लॉन्ग पोजीशनिंग जो हम शुरू कर रहे हैं नवंबर में 11% पे शुरू कर रहे हैं, 66, 59, 51, 31 और अब जाके 11%। मतलब आप अब 100% शॉर्ट, इंडिया में नेट 100% ज़्यादा जा नहीं सकते ना आप, उससे ज़्यादा क्या जाएंगे, तो 90% शॉर्ट आप आ चुके हैं। और एक बार फिर वो प्लेट वापस रख देते हैं जो हमने शुरू में डिस्कस की थी कि जब भी एफआईआईज इतनी शॉर्ट पोजीशनिंग पे आ जाते हैं नॉर्मली मार्केट में बड़ी रैली होती है, और इस समय हम आ गए हैं करीब करीब 11% शॉर्ट पोजीशनिंग पे। 10%, 13%, 15%, जब भी हम इतने शॉर्ट हुए हैं मार्केट पर, बड़ी रैली आई है नॉर्मली, कारण कुछ भी रहा हो। अब इस बार क्या कारण होगा, अब हमको पहले से पता हो तो फिर ऑब्वियसली फिर तो इस शो का मतलब ही नहीं है। हमको पता नहीं कि कारण क्या होगा, लेकिन क्या कुछ ना कुछ कारण आएगा और मार्केट चलेगा, ये एक मुझे लग रहा है। और प्लस हम 200 मूविंग एवरेज के इतने करीब है, मुझे लग रहा है कि एक मार्केट में जोन है ये इस समय बाय करने का। देखिए, और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो फिर तो बिल्कुल, फिर तो आपको थोड़ी हिम्मत दिखानी पड़ेगी मार्केट में। मैं खुद कह रहा हूँ कि मैं खुद निफ्टी का ETF आज ही लेने के मूड में हूँ, और मेरे ख्याल से तो ठीक है, अगर उसके बाद में मार्केट गिर गया तो गिर गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन व्यू अगर लॉन्ग टर्म का है तो लेवल्स अच्छे आ गए हैं मार्केट में। लंबी अवधि के लिए लेवल्स अच्छे हैं इस बाजार के, और शायद
सारे समीकरण उस तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं कि एटलीस्ट इस समय एक रिलीफ स्क्रीन पे हो सकता है प्ले आउट हो। निफ्टी स्क्रीन पर हक्का ही हुआ है, तो आज की अब निफ्टी स्ट्रैटेजी भी बात कर ली जाए। खुलेंगे शायद कल जहां मंथली एक्सपायरी हुई थी उन्हीं जोन्स के आसपास, ऐसा गिफ्ट निफ्टी बता रहा है। तो और एक्चुअली बहुत ओवरसोल्ड तो है, अब वो पर कहने वाली बात है, हो सकता है और स्ट्रेच करे, लेकिन आज जब रिलीफ प्ले आउट होनी है तो क्या लेवल्स वॉच आउट करूं, खुलने के बाद क्या देखूं और मेरी स्ट्रैटेजी क्या होगी? देखिए, लेवल से ज़्यादा ज़रूरी होता है इन मार्केट्स में मार्केट का बिहेवियर। मैं बाबा बोलता हूँ कि इन मार्केट्स में ना लेवल की कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती। आप कह लें कि ये लेवल है या नहीं, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। मार्केट का टेक्सचर क्या है, क्या सेलिंग आ रही है रैली पे, क्या लोअर लेवल पे बाइंग आ रही है या नहीं। लेकिन फिर भी क्योंकि लोग लेवल्स फॉलो करते हैं, इसके लिए मैं कुछ 2 लेवल्स बता देता हूँ। पहला है 18,700 जो कि पुट ऑप्शन का बेस है, और दूसरा है 18,607 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज। बस अब ये 2 लेवल हैं। अगेन मैं फिर कह रहा हूँ, लेवल की सिग्निफिकेंस मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई लोग लेवल के बिना काम करते नहीं, उनको लेवल ट्रैक करने ही करने हैं। इसके लिए नॉर्मली निफ्टी में फर्स्ट टेस्ट ऑफ 200 डे मूविंग एवरेज सक्सेसफुल होता है। अब यही बात हमने बैंक निफ्टी के लिए भी कही थी, लेकिन टिका नहीं बैंक निफ्टी। लेकिन निफ्टी क्योंकि बड़ा इंडेक्स है तो मेरे ख्याल से रिस्पेक्ट करेगा। ट्रेडर्स को लेकर मैं एक चीज़ बोलूँगा, आप प्लीज़ स्क्रीन को रिस्पेक्ट करें और बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में कोई ट्रेड ना लें। ये ना हो कि आज बस एक गैप अप खुला तो बस हम तो लॉन्ग हो गए कि मार्केट तो बॉटम हो गया, मार्केट यहाँ से चलने वाला है। नहीं, थोड़ा सा केयरफुल रहें, पहला घंटा देख लें मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है। और अगर आप लॉन्ग ले रहे हैं तो 18,600 का एक स्टॉप लॉस रखें। थोड़ा डीप है ऑब्वियसली, लेकिन वो रखना पड़ेगा मार्केट में इस समय। और एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ, भले ही व्यू जो भी हो, अगर मार्केट आपको ये बता रहा है कि सेल ऑन रैली में पैसा बन रहा है और आज भी अगर रिवर्सल आने शुरू हुए मार्केट में, तो सेलिंग भी करें इंट्राडे में। इंट्राडे में सेलिंग करने में कोई दिक्कत भी नहीं है। आप और अगर आप सेल ट्रेड ले रहे हैं तो फर्स्ट आवर हाई या डे हाई जो भी है उसका एक स्टॉप लॉस लगाएं। बेसिकली ट्रेडर्स को हमेशा स्क्रीन को रिस्पेक्ट करना चाहिए और किसी की नहीं सुननी चाहिए। स्क्रीन को रिस्पेक्ट करके अपने हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड को मानकर एक ट्रेड लें। ओवरसोल्ड है तो ओवरसोल्ड ज्यादा तो निफ्टी बैंक है। मेरे ख्याल से कल परसों ही 200 डीएमए के नीचे चला गया था, उसके नीचे और स्ट्रेच होता चले जा रहा है। क्या करें इस पॉकेट में? देखिए, निफ्टी बैंक में अगेन मैं फिर बोल रहा हूँ, बहुत बुरी सीन है इस समय निफ्टी बैंक में, चल ही नहीं रहा। और एचडीएफसी बैंक जिस तरीके से कोलैप्स हुआ है ना, बहुत ख़राब है वो। और बैंक निफ्टी में अब 2 सपोर्ट है। अच्छा, मुझे याद है कल परसों जब हम डिस्कस कर रहे थे कि अब अगला सपोर्ट सीधा वो एक बार अगर 43,200 ब्रेक हो गया, वो 200 डे मूव सीधा 41,500 पर आएगा, 41,800 पर आएगा, तो बहुत लोगों को लगा था कि इतना नीचे कैसे बोल सकते हैं हम। कल गिर गए हम ऑलमोस्ट 42,100 तक। कल का लोग 42,100, उसके बाद सीधा अगला सपोर्ट 41,500 पर। अगर 42,105 डिसाइसिवली ब्रेक हुआ तो मुझे हैरानी नहीं होगी अगर हम 41,500 पर सीधा पहुंच जाएं। तो बैंक निफ्टी का काम ही है, बैंक निफ्टी इंडेक्स ही ऐसा, इतना आपका हेविली लॉपसाइडेड इंडेक्स है। ये 2-3 स्टॉक्स के बेसिस पे चलता है बैंक निफ्टी। क्यों निफ्टी ज़्यादा अच्छा इंडेक्स है कंपेयर टू बैंक निफ्टी? क्योंकि निफ्टी एक वेल डाइवर्सिफाइड इंडेक्स है। बैंक निफ्टी जो है वो इतना लॉपसाइडेड इंडेक्स है। बैंक निफ्टी का वैसे एफ&ओ में थोड़ा मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए उसको, क्योंकि इतना लॉपसाइडेड है ये। बट एनीवे, 42,105 अगर टूटा तो 41,500 भी पॉसिबल है। मैं आज बैंक निफ्टी पे कोई ट्रेड नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये तुक्का है ट्रेड, सारी की सारी ट्रेड्स। कोई भी लेवल की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है यहाँ पे। आप कहने को कुछ भी कह लें, मैं भी बोल सकता हूँ, लेकिन कोई मतलब नहीं है इन ट्रेड्स का। कल जितने हमने लेवल डिस्कस करे उनमें से कुछ भी बचा गया? पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट, पहला रेजिस्टेंस, कल कोई भी लेवल बचा मार्केट में? कोई लेवल नहीं बचा ना। तो ये मार्केट इसमें कोई मतलब नहीं है। स्क्रीन देखें, ऑब्जर्व करें, स्टेबिलिटी आने दें। और स्टेबिलिटी आने दें, मैं तो कह रहा हूँ आप 43,200 तक बैंक निफ्टी से बचें। 43,200 एक बार क्रॉस होने दें डिसाइसिवली, 200 डे मूविंग एवरेज जो है उसको क्रॉस होने दें, उसके बाद ही एक व्यू लें यहाँ पर। लेवल बचने से ज्यादा है, बस एक ही लेवल ध्यान में था मेरे, तो 18,600 की सैंक्टिटी मेंटेन होनी चाहिए। शायद फिलहाल के तो थम जाएंगे उससे पहले, लेकिन ठीक है। ये निफ्टी बैंक का अप्रोच। सीएनबी सिवास का जो मॉर्निंग पैनल वो रेडी हो रहा है, सब आपकी स्क्रीन पे जुड़ते चले जाएंगे। फ्राइडे